यस डियर स्टूडेंट्स, आज रिवीजन शुरू करता हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। इससे पहले वीडियो में इसके ऑडियो में दिक्कत थी, ऑडियो आ ही नहीं रही थी, इसलिए इसको दोबारा शूट करके पोस्ट कर रहा हूँ। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सबसे पहले लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और उनकी यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, इसकी यूनिट है मीटर। मास केजी, टाइम सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट होती है कैंडेला। टेम्परेचर, यूनिट होती है केल्विन। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, यूनिट होती है मोल। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको सिंबल देते हैं हम। मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सी डी, केल्विन के लिए के और मोल के लिए इस तरह से मोल लिख देते हैं। इस तरह से मोल लिख देते हैं। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये इनकी जो यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। बाकी सारी यूनिट्स जितनी भी और क्वांटिटीज हैं इन्हीं से मिलकर बनती हैं। उन दूसरी यूनिट्स को बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स लिखता हूँ। ये इन्यूमरेबल है, इनकी गिनना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाती हैं, इसलिए इनको डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। या तो फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ पावर या कुछ की मल्टीप्लाई करके या कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को डिवाइड करके, इस तरह से उनके कम्बिनेशन से जो यूनिट हमें मिलेंगी वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = ma मास हो गया, m इसकी यूनिट होगी केजी, a हो गया एक्सीलरेशन जिसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसमें 3 फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुई हैं, ये मास की, ये लेंथ की, ये सेकंड की। तो 3 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर फोर्स की यूनिट बनी है, इसलिए फोर्स इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज डेराइव्ड यूनिट। उसी तरह से वॉल्यूम को लेते हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। फंडामेंटल क्वांटिटी की 3 पावर इसमें यूज हुई हैं, इसलिए ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी हुई जो लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिली। और बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट ये हमारे पास पहले से ही है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया मीटर स्क्वायर होगी इसकी यूनिट। एक पावर कैंसिल करते हैं तो यूनिट हो जाती है केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक डेराइव्ड यूनिट हुई और दिस इज डेराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा
सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट काउंट होती हैं यहाँ, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल होता है, सिंपली इसको एंगल ही बोल देते हैं। तो प्लेन एंगल जिसकी जिसको यूनिट बोला जाता है रेडियन, और इसकी यूनिट बोला जाता है स्टेरेडियन। ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट है। प्लेन एंगल क्या होता है कि अगर मैं इस प्लेन पे, जो मेरा प्लेन है बोर्ड, इस पे अगर मैं एक सर्किल खींचता हूँ तो इस पे कोई दो पॉइंट लेके ए से बी तक का जो आर्क हुआ, इसके दोनों एंड को सेंटर से मिला हूँ, सेंटर ओ से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी इसी प्लेन में बना है, इसलिए इसको बोला गया प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। और स्टेरेडियन क्या होता है कि अगर हम पैराशूट मान के चलें, ये कोई पैराशूट है मान लीजिए, तो इसकी जो डोरियां हम हैंडल में पकड़ेंगे तो उन सभी डोरियों के बीच जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल होता है सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इस सॉलिड एंगल की ये एंगल होता है अपना थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ अगर एल हुई और रेडियस अगर आर हुई तो वैसे तो यूनिटलेस बैठता है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये वैसे तो यूनिटलेस बनता है, दोनों लेंथ है तो लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगी। स्टेरेडियन भी उसी तरह से है। स्टेरेडियन की सिंबल हम दे देते हैं ओमेगा से, और ये जितना ये एरिया है सरफेस का, जो सारी सरफेस यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रही थी, ये ओमेगा, तो इस पूरे एरिया को अगर इसको डेल्टा ए कहते, क्योंकि पूरा सरफेस एरिया अगर सर्किल को कंप्लीट करते तो होता, और इसकी जो रेडियस बनती है उस रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करते, तो ये आता है अपना स्टेरेडियन। यहाँ भी एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ भी यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर होकर कैंसिल, यूनिटलेस बनेगा, लेकिन इनको स्पेशल यूनिट नाम दिया गया है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ के मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल लाइफ में तो हम मेजरमेंट कर ही लेते हैं। आप लोग कॉपी में कोई लाइन खींच के उसको स्केल से तुरंत मेजरमेंट कर लेते हैं, डायरेक्ट स्केल लिया हाथ में मेजरमेंट कर लिया, या कोई टेलर वगैरह अगर देखें तो तुरंत हाथ में फीता लेके और कपड़े की लेंथ मेजरमेंट कर लेता है, या कोई कंस्ट्रक्टर अपने हाथ में स्केल लेके उसकी दीवार की लेंथ या हाइट तुरंत हाथ में स्केल लेके मेजर कर लेता है। ये मेथड तो हुए हैं डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली अपने हाथ से यूज करके और मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी लेंथ होंगी उनमें स्केल से डायरेक्टली हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेथड को फिर हम इनडायरेक्ट मेथड बोलेंगे, और उन इनडायरेक्ट मेथड में एक मेथड आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये लार्ज डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने का एक मेथड है, और इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई स्टार या कोई प्लैनेट या हम मून मान लें, हमें उसकी हाइट निकालनी है, और या किसी माउंटेन की हाइट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी मान लीजिए अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे हम दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर करेंगे और दोनों से इसको ऑब्जर्व करेंगे, एक बार ए से एक बार बी से, और दोनों की ऑब्जर्वेशन पोजीशन से जाने वाली लाइन जो इस पर एंगल सबटेंड करेंगी उसको मेजर कर लिया जाएगा। ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जो किसी
बॉडी का एंगल चेंज हुआ है उसको मेजर कर लेते हैं। और अर्थ सरफेस पे ये डिस्टेंस भी हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, हम कितना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हुए। और ये वो डिस्टेंस है जो हमें मेजरमेंट करनी थी कि वो अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर मानते हुए एक सर्किल कंसीडर करें तो ये ए से लेके बी ये जो डिस्टेंस बनती है ये लगभग इस आर्क लेंथ के बराबर मान ली जाती है। जब बहुत बड़ी डिस्टेंस हो तो उसके सर्किल पे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो इस कैपिटल डी डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटी हो, तो ऐसे केस में फिर ये स्ट्रेट डिस्टेंस और ये कर्व डिस्टेंस दोनों लगभग बराबर ले ली जाती हैं। जैसे अगर ये सर्किल है छोटा सा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, और मुझे ये 2 सेंटीमीटर लेंथ का कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं इसके सेंटर से इसकी रेडियस अगर ये 4 सेंटीमीटर हुई और ये 2 सेंटीमीटर है तो अब ये इसके मुकाबले नेग्लिजिबल नहीं है, तो उस केस में ये लेंथ इस कर्व के मुकाबले बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन यही 2 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ खींचता हूँ, जबकि ये रेडियस करीब 10 सेंटीमीटर है, तो अब ये डिफरेंस काफ़ी कम आ जाएगा कि ये कर्व डिस्टेंस और ये स्ट्रेट डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया इनका डिफरेंस। लेकिन अगर मैं 2 सेंटीमीटर इस बड़े से सर्किल में खींचूंगा तो अब देखिए ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन लगभग बराबर आ जाते हैं, और ये तो लाखों किलोमीटर में है, तो उस केस में ये लेंथ इस लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी होने के कारण ये कर्व लेंथ और ये स्ट्रेट लेंथ लगभग बराबर ले ली जाएगी। तो उस केस में हम पहले जो हमने थीटा मेजरमेंट किया था और अभी प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज किया था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला, उसका यूज करेंगे। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क की लेंथ ये हमारी हो जाएगी बी और रेडियस हमारी हो जाएगी कैपिटल डी। तो उस केस में हम उस लार्ज डिस्टेंस वाली बॉडी की अर्थ सरफेस से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये हमारा होता है पैरेलैक्स मेथड। अगर उसका डायमीटर चाहें तो हम डायमीटर भी इसी तरह से मेजर कर सकते हैं कि जिस बॉडी को अगर मैं थोड़ा सा इसको इसके दोनों एज से इसका मेजरमेंट करूं, मान लीजिए मैं यहाँ अर्थ पे खड़ा हूँ, तो एक बार इस एज पे ऑब्जर्वेशन करिए, एक बार इस एज पे ऑब्जर्वेशन करिए और ये एंगल मेजर कर लेंगे। अगर इसका डायमीटर डी है और इसने थीटा एंगल ऑब्जर्वर पे सबटेंड किया है, तो ये डिस्टेंस तो हमने मेजर कर लिया है इस मेथड से यहाँ से। तो अब हम इसका डायमीटर डी आराम से मेजर कर लेंगे। थीटा इक्वल टू आर्क हमारा डी लिया जाएगा और रेडियस हमने मेजरमेंट कर ली है डी, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो थीटा इंटू कैपिटल डी लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा हम रेडियन में ही लेंगे। जब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हम यूज करते हैं तो थीटा की वैल्यू रेडियन में आती है, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का पता होगा आप लोगों को, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके उसके हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका भी आता है ये तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने का इनडायरेक्ट मेथड हुआ। वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए भी स्केल यूज नहीं कर सकते हम, तो वहाँ भी इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। मान लीजिए 1 cc ओलिक एसिड लें, स्पेलिंग में थोड़ा ई आई या आई ई में हो सकता है डिफरेंस। मान लीजिए हम ओलिक एसिड 1 cc लेते हैं, तो हम इसको अल्कोहल में मिक्स करते हैं और इतना मिक्स करते हैं कि ये सॉल्यूशन 20 cc हो जाए। इसका मतलब 19 cc हमने अल्कोहल मिलाया, 1 cc हमने ओलिक एसिड मिला लिया। अब अगर इस 20 cc में हम ओलिक एसिड का पार्ट देखें तो हो जाना चाहिए 1/20। 20 cc में ओलिक एसिड है 1, तो 1 पार्ट अगर इसका लेते हैं तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो हमारी ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन ये आ गई। ये मैं स्मॉल डिस्टेंसेस के मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ।
अब इस सॉल्यूशन से अगेन 1 cc मैं लेता हूँ, 1/20 कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से अब 1 cc फिर मैं लेता हूँ इस सॉल्यूशन की, और इसमें फिर अल्कोहल को ऐड करता हूँ और फिर सॉल्यूशन को 20 cc बना लेता हूँ। तो अब इसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? इस सॉल्यूशन में तो 1/20 का एक पार्ट, इस सॉल्यूशन का 1 cc हुआ 1/20 पार्ट, और ये पहले से ही इस सॉल्यूशन का 1/20 पार्ट था। तो अब इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन हुई 1/400, 1/20 कंसंट्रेशन का ये पहले से था और इसका भी हमने 120 पार्ट लिया है। तो कुल मिला के इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी, इनिशियल जो ओलिक एसिड हमने लिया था उसका हम 1/400 पार्ट ले रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम वाटर सरफेस पे डालें, ये वाटर सरफेस है मान लीजिए, पहले हम इस पे लाइकोपोडियम पाउडर डाल लेते हैं। इस लाइकोपोडियम पाउडर पे अगर हम इस सॉल्यूशन की एन ड्रॉप्स डालें और हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम V हो, एन ड्रॉप्स में और हर एक का वॉल्यूम V हो, तो वे ड्रॉप्स जब डालेंगे तो वो इस पे मान लेते हैं सर्कुलर फॉर्म में फैल जाएंगे यहाँ पे ड्रॉप के रूप में। तो ये लाइकोपोडियम पाउडर जो है ये उस ओलिक एसिड, उसको एल्कोहल को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, इस पे बचेगा केवल ओलिक एसिड। अब हम इस ओलिक एसिड की जो लेयर बनी है यहाँ, उसकी थिकनेस, जो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, वो लेंथ जो है वो उसकी थिकनेस के रूप में हम मेजर कर रहे हैं। तो उसकी थिकनेस हमें निकालनी है। तो वो थिकनेस निकालने के लिए पहले हम इसका, अगर ये हम सर्कुलर मान के चले हैं तो इसकी रेडियस मेजरमेंट के द्वारा निकाल सकते हैं और πr² करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हमारा यहाँ पे मेजरमेंट हो जाएगा इस लेयर का। इन एन ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम हम पहले ही जान चुके हैं, एन ड्रॉप्स है, हर एक का वॉल्यूम V है, तो टोटल वॉल्यूम हुआ NV। और इस लेयर की अगर थिकनेस T हुई तो इस लेयर का वॉल्यूम होना चाहिए A × T। अब ये वॉल्यूम हम दो तरह से निकाल चुके हैं, A × T और N × V। लेकिन इन एन ड्रॉप्स में तो एल्कोहल भी था, वो एल्कोहल तो लाइकोपोडियम पाउडर से एब्जॉर्ब हो चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन थी 1/400, यानी 1 cc में 1/400 cc ओलिक एसिड। इसलिए NV जो वॉल्यूम था इसमें ओलिक एसिड कितना हुआ, तो ये होना चाहिए NV × 1/400। और यहाँ पे जो ओलिक एसिड की लेयर बनी है इसका वॉल्यूम आया है A × T। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन के हिसाब से हमने ओलिक एसिड का वॉल्यूम निकाल लिया और यहाँ पे एल्कोहल एब्जॉर्ब किया जा चुका है, केवल ओलिक एसिड बचा है, इसलिए उसका एरिया A और T थिकनेस से ये भी ओलिक एसिड का वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों बराबर कर दिए। तो यहाँ से थिकनेस T निकाली जा सकती है NV/400A। ये थिकनेस मोलिकुलर लेवल की है, यानी 10⁻⁹ मीटर रेंज की। इतनी छोटी लेंथ को मेजरमेंट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई स्केल नहीं है, इसलिए ये भी इनडायरेक्ट मेथड हुआ इसकी थिकनेस नापने का। ये मान के चले कि यहाँ पे जो ओलिक एसिड की लेयर बनी है वो मोलिक्यूल के डायमीटर की थिकनेस के ऑर्डर की थी, बहुत बारीक होती है, इसलिए उसकी थिकनेस नापने का मतलब है हमने मोलिक्यूल के डायमीटर का साइज मेजर कर लिया, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। डायरेक्ट मास तो मेजरमेंट करने के वेइंग स्केल बहुत सारे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड जो एटॉमिक लेवल पे इतने छोटे मास हैं जिनको मेजर करने के लिए ये जो कन्वीनियंट मेथड जो है वो यूज नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे हम एक यूनिट
जो बहुत छोटे मासेस को मेजर करने के लिए है उसका यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में लिख देते हैं AMU। और 1 AMU ये क्या होता है? 1 AMU कितनी क्वांटिटी को हम 1 AMU बोलेंगे? तो 1 AMU होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो आइसोटोप होता है 6C12, उसके एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को हम बोलते हैं 1 AMU। अब हमने कार्बन का एटॉमिक वेट हमें पता होगा, बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ 6C12, ये है एटॉमिक वेट इसका 12 ग्राम। एटॉमिक वेट का मतलब एक एटम का मास नहीं है, एक एटम का वेट नहीं है, जिसको एटॉमिक वेट बोल रहे हैं वो एक एटम का नहीं है, ये है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल अगर एटम इकट्ठे किए जाएं तो उनका है। तो फिर अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो नंबर क्या होती है? 6.023 × 10⁻23, इतने एटम का वेट है। तो अगर एक एटम का निकालना है तो इससे डिवाइड करिए, वो एक एटम का जाएगा, उस एक एटम का 1/12 कर देंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो therefore 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ 6.023 10⁻23। 12 से 12 काट दीजिए और इसको शायद 1.66 10⁻24 kg ग्राम, यानी 1.66 10⁻27 kg। एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, मैं रफली मुझे ऐसा लगा है। चलिए इसके बाद लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट सेकंड होती है और टाइम के मेजरमेंट की एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं अपने पूरे कंट्री, पूरी वर्ल्ड के टाइम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, वो है हमारी एटॉमिक क्लॉक। जिसमें सीजियम एटम के ऑसिलेशंस का हम यूज करते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए। सीजियम एटम्स में इसकी ग्राउंड स्टेट में जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके बीच जो ट्रांजिशंस होते रहते हैं वो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और उस लार्ज क्वांटिटी की वैल्यू है इतने ऑसिलेशंस होते हैं, और ये ऑसिलेशंस होते हैं पर सेकंड, और ये इतने करेक्ट होते हैं कि 1 × 10⁻13 अगर हम 13 इतनी बार अगर हम रीडिंग लें, ऑब्जर्वेशन करें, तो उन ऑब्जर्वेशन में केवल एक एरर आने के चांसेस हैं। इतने एक्यूरेसी इसमें है, यानी हर बार 1 सेकंड में इतने ही ऑसिलेशन आते हैं। अगर हमने इतनी बार भी चेक किया तो उसमें भी एक एरर आ सकती है। तो इतना एक्यूरेसी इसकी है, इसीलिए हम एटॉमिक क्लॉक को स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और अगर ईयर का थोड़ा एवरेज लिया जाए तो 3 माइक्रोसेकेंड्स इन 1 ईयर, इतने की एरर एक साल में आ सकती है। और इतनी एक्यूरेसी होने के कारण ही लेंथ की यूनिट जो मीटर मानी गई है वो इसी के कारण, इतनी एक्यूरेसी के कारण ही नापी गई है। कैसे कि इसके द्वारा जो 1 सेकंड नापा गया उसके 1/299,792,458 1 सेकंड के इतने पार्ट में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर की उसे बोलते हैं 1 मीटर। टाइम की इस एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ही लेंथ की यूनिट स्टैंडर्ड मानी गई। और
ये 1 सेकंड का इतना पार्ट है, यानी 1 सेकंड में लाइट चलती है, इतने सेकंड में लाइट चलती है 1 मीटर, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। 299, 792, 4, 5, ये 8 है। तो करीब करीब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो 2.99 10 पावर 8, यानी कितना, अप्रोक्सीमेट 3 × 10 पावर 8, कितने मीटर, 1 सेकंड में इतने मीटर चलेगी, यानी इतने मीटर पर सेकंड, और यही लाइट की स्पीड होती है। तो ये एटॉमिक क्लॉक स्टैंडर्ड टाइम का मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कल। थैंक यू वेरी मच।